नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। हरियाणा में जिस तरह से कोरोना महामारी तेजी से फैला हुआ है और उसकी रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार नित नए प्रयास कर रही है। सरकार लगातार कभी ऑक्सीजन की मांग करती है, केंद्र सरकार से उसकी पूर्ति करती है, बेड मुहैया कराए जाते हैं, आईएएस और एचसीएस अधिकारी नियुक्त होते हैं। और अब मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा कर दिया है कि पूरे प्रदेश में जो भी बीपीएल परिवार अगर कोविड पॉजिटिव होता है तो उसके लिए कुछ सहायता राशि भी दी जाएगी। इसको लेकर अस्पतालों को भी पैसे देने की बात की गई है, जहां पैसा उनको भी दिया जा रहा है। 5,000 रुपए तक पर डे के हिसाब से देने की बात की जा रही है। तो ऐसे में इसी मुद्दे पर आखिर ये जो सरकार का प्रयास है, कैसा प्रयास है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रवक्ता हैं रमन मलिक जी। मलिक साहब, आपका स्वागत है प्रवासी एक्सप्रेस में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुभाष चौधरी जी भी हैं, जो इस पर बेबाक राय रखते हैं और अमूमन सरकार की जितनी भी गतिविधियां हैं उन पर उनकी बड़ी बारीकी से वो नजर रखते हैं और एक एक चीज को परख कर उसका जवाब देते हैं। सुभाष जी, आपका स्वागत है प्रवासी एक्सप्रेस में। धन्यवाद। पंकज वर्मा जी भी हमारे साथ हैं, जो एक समाज सेवी हैं और अमूमन कुछ दिनों से हमने जो देखा है कि वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सरकार का पक्ष लेते हैं और सरकार की हर एक गतिविधि को वो तरीके से लागू करने की कोशिश करते हैं। तो पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रवासी एक्सप्रेस में। नमस्कार जी, नमस्कार। सबका स्वागत है जी, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो शुरू करेंगे मलिक साहब आपसे। प्रदेश में जो हालात है कोरोना के, आपकी जो सरकार प्रयास कर रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हम एक हॉटस्पॉट के आसपास हैं, क्योंकि या ये समझ लीजिए कि जो हॉटस्पॉट है वो हमारे 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स को आसपास रहता है। तो वो चाहे वो सोनीपत, रोहतक, गुड़गांव और फरीदाबाद, ये जो सारा रिंग है, इसके आसपास एक हॉटस्पॉट है और वो है दिल्ली जी। और उसका खामियाजा हमने भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे की बात यही आती है कि आप कितना मर्जी कर लें, कहीं ना कहीं संक्रमण होने का चांसेस रहते ही हैं। और यहाँ से गतिविधियां जो आर्थिक गतिविधियां हैं इन तीनों जगह, चारों जगह की, वो दिल्ली के साथ काफी जुड़ी हुई हैं। लोगों का आना जाना काफी है, उससे आप उन्हें रोक भी नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि सरकार इस पूरे प्रयास में है कि जिस प्रकार से ये लहर आई है, उस लहर कामयाब करने के लिए और उससे प्रदेश के वासियों को बचाने के लिए जो भी संभव हो। अगर आज हमने कोई एक कार्यक्रम बनाया, उसके साथ किसी की एक बड़ी राय, चाहे वो डॉक्टरों की है या बुद्धिजीवियों की, वो आती है कि इसके साथ ये और जोड़ दो, तो वो सरकार ये नहीं करती कि हम उसको रोक दें कि जी अभी हम इसके ऊपर सोचते हैं, विचार करते हैं। मलिक साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मैं यह जानना चाहता हूँ, आप एक वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं और सभी चैनलों पर मुख्यतः आप बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। आपको अगर हम पॉइंट वाइज जानना चाहे, प्रदेश की जनता अगर पॉइंट वाइज जानना चाहे कि आखिर क्या क्या अब तक आप लोगों ने प्रयास किए हैं, वो बताने के। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से ऑक्सीजन की एक जरूरत पड़ती है, उसको हमने आपूर्ति के लिए ये नहीं करा कि हम ये बोलें कि जी केंद्र हमारे को ये देगा तो हम वो करेंगे। हमने जो कुछ हो सका, चाहे वो आर्मी की मदद लेनी हो, चाहे डीआरडीओ की मदद लेनी हो, हरियाणा में चाहे आर्मी की रेलवे। मदद ली गई है? हरियाणा में आर्मी की मदद ली गई है? एक मिनट। जो पानीपत में या हिसार के अंदर जो अस्पताल बन रहा है डीआरडीओ की मदद के साथ, उसमें वेस्टर्न कमांड से भी मदद ली जा रही है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के लिए। तो वेस्टर्न कमांड कोई और कहीं का नहीं है। तो थोड़ा सा संयम से अगर आप सुन ले जो मैं बोलना चाहता हूँ तो अच्छा है, नहीं तो जैसे आप आदेश करें मैं वैसे बोल लेता हूँ। तो दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन का कोटा बढ़वाना था वो भी हमने करा। हम दवाइयां मंगवाने में जितनी मैक्सिमम हो सकती है कर रहे हैं और हम करते रहेंगे प्रयास। हमने इस प्रदेश के अंदर ये नहीं कहा कि लोग 500 रुपए की टिकट कटवा के आते हैं और 5 लाख रुपए का इलाज करवा जाते हैं। हमने इस प्रदेश में ये कहा कि कोई भी, ये हरि का प्रदेश है, हरियाणा है, इसके अंदर सबको समान भाव से देखा जाएगा।
हाँ, इतना जरूर है कि गत कुछ दिनों में कुछ लोगों ने ये विषय उठाया था कि ऑक्सीजन दिल्ली वाले आते हैं, उनको क्यों नहीं भरवाने देते ये वो। तो वो उसका वजह सिंपल सा ये है कि दिल्ली का अपना कोटा है, हरियाणा का अपना कोटा है, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कोटा है। वो कोटे जब बांटे जाते हैं वो इसीलिए बांटे जाते हैं कि एक वितरण प्रणाली जो है वो उचित रूप से चलती रहे और जो लोग हैं उनको उनकी सहायता मिलती रहे। उसके अलावा हमने एक और चीज करी, जिस प्रकार से जहां जहां जरूरत पड़ती जा रही है, चाहे वो CSR है चाहे वो सरकारी है, उन दोनों माध्यमों से हमने बेड्स को इंक्रीज करने का काम निरंतर बढ़ाते रहे। 2-3 जगह ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुके हैं और चालू हो चुके हैं। अब आ जाती है बात एक और, जो पिछले कल मुख्यमंत्री जी ने करी, और वो बहुत अच्छी बात है कि जो BPL परिवार है जी, परसों की घोषणा है। देखिए, घोषणा होगी तो उसको अमल आएगा ना। जी तो कल घोषणा कर दी गई है कि जो BPL परिवार हैं उनको 5-5 हजार रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन तक का जो इलाज के लिए पैसा चाहिए, अगर वो प्राइवेट में जाते हैं या दूसरी तरफ, तो वो भी, और प्राइवेट अस्पताल को साथ में 1,000 रुपया और भी, कि वह हरियाणा के लोगों को ले, ऐसे मंशा के साथ ये करा गया है। और मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा ये जो काम है, मेरे को लगता है कि BPL परिवारों के लिए खासकर ये एक अच्छी सहायता है, वरदान साबित होगी। चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले जिस तरह से मलिक साहब बता रहे हैं कि यह सरकार की जो घोषणा है इसमें लैकुना कहाँ कहाँ है, और आप इस पूरी घोषणा को किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सरकार की मंशा अच्छी हो सकती है, उस पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा, लेकिन जो घोषणाएं उन्होंने की हैं, जो प्रावधान इसमें बनाए हैं, उसको लेकर के कुछ मेरे मन में आशंकाएं हैं। और मुझे लगता है कि उसका आधार है कि जैसा उन्होंने अभी रमन जी ने बताया कि 5,000 रुपये प्रतिदिन, और उसमें एक कैप लगा दिया गया है 7 दिन का, मैक्सिमम 35,000 रुपये देंगे। ठीक है। दूसरी तरफ इसी चीज को अगर मैं सरकार की दूसरी घोषणाओं के साथ अगर इसको कंपेयर करता हूं, तो सरकार ने ही इन निजी अस्पतालों के, आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि पूरे प्रदेश में, हरियाणा के पूरे प्रदेश में केवल और केवल 42 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको की कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से या कोविड ट्रीटमेंट की दृष्टि से ऑथेंटिकेट किया गया है, ऑथराइज किया गया है। जी, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, केवल गुड़गांव की नहीं। ये सरकार के खुद के स्टेटमेंट हैं, उनके प्रपत्र बोलते हैं। 42, ओनली 42 हॉस्पिटल्स। ठीक है, इतनी बड़ी आबादी है और कितनी बड़ी संख्या में लोग इसमें संक्रमित हो रहे हैं। रही बात BPL परिवारों की, BPL परिवारों की संख्या सरकार के रिकॉर्ड्स ही बोलते हैं कि कितनी बड़ी संख्या है BPL की यहाँ हरियाणा में। आप गुरुग्राम इंडस्ट्रियल सिटी है, बावजूद इसके यहाँ कितनी बड़ी संख्या है। उसमें सही है, गलत है, फर्जीवाड़ा है, ये अलग मुद्दा है, कभी अलग इस विषय पे चर्चा हम करेंगे। लेकिन 42 हॉस्पिटल्स हैं। अब अगर बात करें, सरकार ने दूसरी घोषणा की है कि इन हॉस्पिटल्स में ICU जो बेड हैं उसकी क्या सीमाएं होंगी, मार्क हुआ है 15,000। उसी तरीके से अगर सामान्य बेड है विद ऑक्सीजन है तो उसकी उन्होंने कीमत तय की हुई है 10,000। इसी तरह से कुछ और एक और कैटेगरी उन्होंने बेड की बनाई हुई है। तो 2-3 कैटेगरीज के उन्होंने, और जहां तक मैं अगर सही हूं तो 10,000 से 15,000 के बीच में है, उससे नीचे नहीं है। और ये प्रतिदिन की सरकार ने स्वयं घोषणा की है, स्वयं घोषणा की है सरकार ने। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्या 7 दिन में अगर मिनिमम 10,000 रुपये अगर हॉस्पिटल मांगे तो 70,000 रुपये बनता है। आप 35,000 रुपये दे करके आप क्या कहना चाहते हैं? ये बात मैं मनसा पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहता। एक सवाल चौधरी साहब, एक सवाल और, अगर आप मैं आपकी बात को एक सवाल और मेरे ध्यान में आया है कि सरकार ने घोषणा किया है BPL कैटेगरी का, और ऐसे हॉस्पिटलों में, ऐसे दौर में, जबकि आज हालात ये चल रहे हैं कि किसी भी अस्पताल में एडमिट करने से पहले लोग कैश जमा कराते हैं और लाखों की संख्या में कराते हैं, वहां इस तरह की घोषणा, ये कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, ये तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, साफ साफ है
दुनिया देख रही है और किस तरह से हाई तौबा मचा हुआ है, लोग परेशान किस प्रकार से हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स कभी भी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इस देश में या प्रदेश में उत्पन्न होती है तो उसको वो कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं। दे ऑल आर बिजनेसमैन नॉट डॉक्टर्स। तो उनकी अपनी, वो तो एक अलग पार्ट है उनके प्रोफेशन का। लेकिन मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं ये अपर्याप्त हैं। आप कम से कम आपने जो उन हॉस्पिटल्स के लिए इलाज के जो आपने नियम और जो कीमत आपने स्वयं तय की हुई है, फीस तय की हुई है, कम से कम उसी पर खरा उतरते आप इस प्लानिंग में, इस योजना में। और कम से कम 35 को आप 70,000 बना दीजिए। दूसरी बात, मैं रमन जी को एक करेक्ट करूं। रमन जी ने कहा कि 1,000 रुपए पर डे का, और वो इंसेंटिव है फॉर द प्राइवेट हॉस्पिटल, नॉट फॉर द पेशेंट, नॉट फॉर द पेशेंट। वो इंसेंटिव है। वो मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कही, फिर आप टिप्पणी कि 1,000 रुपए। चौधरी साहब एक मिनट, आप वक्तव्य को दोबारा रिवाइंड करके सुनिए। बिफोर कमेंटिंग प्लीज लिसन टू द पर्सन। ऐसे मत करिए। मैंने खुद ये बोला कि एक इंसेंटिव दिया है जिससे ये प्राइवेट अस्पताल भर्ती ज्यादा करें। हाँ, ठीक बात है। मैं वही कर, तो आप उस चीज को गलत मत कोट करा करिए। देखिए, यहाँ गलत बयानी की बात है जो मैंने समझा आपकी बातों से, वो मैं आपको, आपने अच्छा किया, दुरुस्त किया कि ये इंसेंटिव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये इंसेंटिव है फॉर द हॉस्पिटल्स, सो दैट कि इस तरह के बीपीएल परिवार से संबंधित संक्रमित मरीज आते हैं तो उनको वो एडमिट करने में हिचकिचाए नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सफिशिएंट है? क्या इतने से फीस से आप, गवर्नमेंट ने ही तय किया हुआ उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मिनिमम 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपने उन बेड्स की, आईसीयू की और जो सामान्य बेड हैं और ऑक्सीजन के, तो क्या ये पर्याप्त हैं? क्या? और दूसरी बात, 8,000 से रमन जी, दूसरा सवाल मेरा ये है, 8,000 से दुरुस्त हुई है। फिर आप अपनी बात कहेंगे, फिर आप अपनी बात मैं बिल्कुल तसल्ली से सुनूंगा। दूसरा सवाल ये है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा है, दूसरा सवाल ये है कि क्या जो 7 दिन का आपने कैप लगाया और मैक्सिमम 35,000 रुपए का कैप लगाया सरकार ने, क्या किसी भी संक्रमित मरीज के जब भी कोई गंभीर अवस्था में भर्ती होता है किसी ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में तो आईसीयू में जाने की आवश्यकता होती है? आप किसी एक पेशेंट का नाम बता दें जो 7 दिन में रिकवर होकर वापस आ गया हो घर। सरकार भी 14 दिन कहती है क्वारंटाइन के। नहीं हो सकता है। तो केवल 7 दिन में आईसीयू में जाने के बाद वो व्यक्ति रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि अभी जो सेकेंड वेव के जो संक्रमण है, चौधरी साहब हम लोग बहुत खतरनाक है। डॉक्टर्स खुद चौधरी साहब हम लोग मलिक साहब से ही समझते हैं कि आखिर सरकार ने घोषणा की है तो आखिर कुछ ना कुछ तो पैरामीटर्स उन्होंने देखा होगा, गवर्नमेंट ने बनाया होगा कुछ प्लानिंग। ये इस घोषणा और ये जो लागू करने की, इंप्लीमेंट करने की बात हो रही है, तो आखिर सरकार की मंशा क्या थी? मलिक साहब, आप क्या इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या ये बढ़ावा देख रहे हैं कि जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ऐसे लोगों को दाखिल करे अपने यहाँ, क्योंकि उन्हें इंसेंटिव मिल रही है, कुछ पैसे गवर्नमेंट भी दे रही है, इस तरह से? देखिए, 2 चीजें हैं सुशील जी। ये सारी घोषणाएं जो पूर्व में घोषणाएं हुई हैं उसके अतिरिक्त में है। इस घोषणा का मतलब ये नहीं है कि जो पूर्व में घोषणा हुई है उसके अलावा उसको नहीं मिलेंगे, उनका फायदा नहीं मिलेगा। एक चीज, एड ऑन है, एडिशनल है, एड ऑन, ये एडिशनल है। इसमें 2 चीजें और हमको नहीं भूलनी चाहिए। एक तो जो हमने 12 रुपए में जो 2 लाख रुपए तक की एक बीमा के करा था वो भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके बेनिफिशियरीज भी इसमें इन्वॉल्व है। 5 लाख रुपए का जो पारिवारिक बीमा वाला विषय था वो भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी इसी कैटेगरी में उसके लाभार्थी हैं। तो अगर हम उसको देखें तो इन दोनों बीमा का जो सरकार, केंद्र सरकार के साथ हमने मिलकर करवाया है, उसको ऐड ऑन करके ये साथ में ऐड ऑन दिया जा रहा है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि यही सिर्फ सहायता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस प्रकार से बात अभी चौधरी साहब कर रहे थे, आपने भी सुना, मैंने भी बार बार बोला कि इसमें 8,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए तक विभिन्न श्रेणियां हैं। तीसरी चीज जो मैं बोल दूं वो ये भी है कि जिस प्रकार से हम इस समय एक वॉर फुटिंग के ऊपर अलग अलग जगह, हालांकि मैं आपको ये भी बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि अगले हफ्ते 8-10 दिन में गुरुग्राम जैसी जगह के अंदर सरकारी और सीएसआर फंड के साथ मिलके
350 बेड से ऊपर कोविड केयर और कोविड आईसीयू वगैरह फैसिलिटीज के लिए सम्मिलित वेंटिलेटर्स, आईसीयू और नॉर्मल बेड को 350 से 400 बेड और एडिशन हो जाएंगे। वास्तव में तो मेरा सराहनीय कदम है जी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि देखिए, जिस प्रकार से एक विस्फोट हुआ है, अब इसके ऊपर बैठ के ये डिबेट करना कि जी मुंबई से हुआ या दिल्ली से हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आंकड़े उधर ही दर्शाते हैं। वो जब समय आएगा तो सारे बुद्धिजीवी भी और अच्छे पत्रकार जो हैं वो भी बैठ के उन स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे, मूवमेंट चार्ट्स को एनालाइज करेंगे, इन चार्ट्स को एनालाइज करेंगे कि किसने कितनी रिलैक्सेशन दी, कितने कितने सिवियरिटी से इन मानकों को, जो कोविड प्रोटोकॉल थे, उसको निभाया। वो एक शोध का विषय, शोध के बाद ही पता लगेगा एग्जैक्ट बम फटा कहाँ कहाँ पे। तो बात वहां पे आती है कि आज के समय पे काम सिर्फ इतना है कि ये जो प्रॉब्लम आई है इसको निपटे कैसे, और सबने मिलके निपटना है। नहीं, पिछले कल जिस प्रकार से सुधीर जी, पिछले कल जिस प्रकार से ये बजिंदर महावी या मावी करके एक कोई नेता पकड़ा गया है, एक प्रमुख पार्टी का, जो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लैक कर रहा था। 50 सिलेंडर पकड़े गए, 8 भरे हुए थे, 42 खाली थे। इसी प्रकार से कुछ लोग हैं जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, 30-30, 35-35 हजार रुपए के इंपोर्ट करके ला रहे हैं और 70-70 हजार, 1-1 लाख के बेचे। सरकार उनके ऊपर भी धरपकड़ कर रही है, रेमडेसिविर के ऊपर कालाबाजारी करने के वालों के ऊपर भी। लेकिन एक बात हमको भी समाज के कारण, आपको, मेरे को, चौधरी साहब को, पंकज जी को, ये बात प्रखर रूप से कहनी पड़ेगी कि हम सरकार को गाली दे लें, हम नेताओं अफसरों को गाली दे लें। एक मिनट सर, मेरा लास्ट मतलब है, उन सारी चीजों के साथ साथ क्या हमारे को आज ये अपने मानस से, अपने दिल से ये नहीं पूछना चाहिए कि उन लोगों का क्या करें जो 100 रुपए का या 80 रुपए का नींबू 200 रुपए का बेच रहे हैं, या जो 50 रुपए की मौसमी को 150 रुपए का बेच रहे हैं, 30 रुपए के नारियल को 150 रुपए का बेच रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? जब विकट परिस्थिति आती है तो कैरेक्टर सामने आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन साहब, सवाल मलिक साहब यह है कि सरकार 1 साल पहले यह घटना, 1 साल पहले ये कोरोना काल शुरू हुआ, सब लोग, सबने देखा, हमने इजराइल देखा, हमने चीन देखा, अमेरिका देखा, क्या उससे हमने सबक नहीं लिया? और आज जो स्थिति भारत में है, किसकी गलती है? देखिए, मेरा ये मानना है कि समय समय पर सरकार ने, केंद्र हो या प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने एडवाइजरीज, उन्होंने चीजों को भी बोला, सब कुछ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं 2 विषय मेरे को लगते हैं। एक विषय ये लगता है कि जब अक्टूबर नवंबर का समय आया तो हम लोगों ने अपने आप, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, सारों की बात कर रहा हूँ, मानवता की बात, हमने ये सोचा कि हम शायद कोरोना पे जीत चुके हैं और हमारी सैर सपाटा या मिलना जुलना और वो सारी चीजें जो बंद थी वो बहुत ज्यादा खुल गई। कोई गोवा जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हम लोगों ने भी करा होगा। लेकिन एक विषय तो ये रहा। दूसरा विषय कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि, और इसमें मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये मैं कहूंगा कि जिस तरीके से गार्ड हमारे एग्जीक्यूटिव ने, देखिए सरकार के 2 हिस्से होते हैं, एक लेजिस्लेटिव, एक एग्जीक्यूटिव। जिस प्रकार से कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव ने भी ये सोचा कि चलो कम हो गए हैं, हम कर लेंगे, ये जो थी ये भारी पड़ी। और साथ में ये जो इस प्रकार से, आपको याद होगा बिहार के जब चुनाव थे 2020 में, मेरे ख्याल से 2020 में ही थे, 19-20 में जो 20 में, बिहार के 20 में थे, तब हमने बार बार गुजारिश ये करी थी कि सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि वर्चुअल रैली को करा जाए, वर्चुअल प्रचार प्रसार को करा जाए, ना कि फिजिकल। इसके ऊपर कोई सहमति बनी नहीं। हम चाहते थे कि सहमति बन जाए, हमने पेशकश भी करी, लेकिन आज बार बार ये ठीकरा हम पे फोड़ा जा रहा है कि आप बंगाल के चुनाव में गए साहब,
साहब अगर हम बंगाल के चुनाव में गए और प्रचार प्रसार करा तो बाकी सभी पार्टी क्या घर बैठी हुई थी? मलिक साहब, उसके ऊपर सिर्फ हमारे ऊपर दोष नहीं डालना चाहिए। मलिक साहब उसको नहीं, मुझे मेरे एक सवाल जहन में है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि सरकार के आप प्रवक्ता हैं और गुरुग्राम में रह रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ये जो बीपीएल लागू करने से जो सरकार ने घोषणा किया है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से आप दिल्ली एनसीआर की बात करें, कहीं भी कोई बेड अवेलेबल नहीं है। 10-10 लाख, 20-20 लाख, मेरे जानकार कई हैं जिन्होंने 50 लाख रुपए तक देकर बेड लिया है। ऐसी स्थिति में यह घोषणा करना, मतलब इससे क्या बेनिफिट, क्या सरकार जताना चाहती है, क्या बेनिफिट मिलेगा? मुझे एक बात ये समझा दीजिए। एक चीज मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार सरकारें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रचार प्रसार में लगती हैं, उस प्रकार से ये सरकार काम नहीं कर रही। सरकार ने तो आखिर ये क्या है? एक मिनट सर जी, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस सरकार के ने जो भी काम करे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, वो लोक हित में उठाए जा रहे हैं। जी, मैं आपको इतना भी बता देता हूं कि दो विषय रख के मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूं। एक तो जो आपने ये पूछा कि इससे फायदा क्या है। देखिए ऐसा नहीं है कि रूम नहीं मिल रहे, मैं भी कोशिश लोगों के लिए पिछले 15 दिन से लगातार अलग अलग जगह कर रहा हूं। अगर आप जिस दिन चाहेंगे, मेरे पास रिकॉर्ड भी मेंटेन है कि मैं कैसे लोगों के लिए कर रहा हूं, कौन से अफसर को कौन सा रेफरेंस नंबर देके कौन से पेशेंट को भेजा है, तो वो मेरे पास भी रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूं, मेरे को पता है। और पूरे दिन चौधरी साहब ध्यान रखिएगा मलिक साहब की बात को, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सब कुछ अवेलेबल है। जी, तो मेरे को ये पता है कि कहाँ कहाँ पे मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट, और मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा, दिल्ली, पंजाब ये और यूपी, इन 4 जगह की वेबसाइट्स का बकायदा मैंने ट्वीट भी बतेरी बारी करा, उसके ऊपर काम करते हुए विभिन्न जहां जहां खाली जब जब दिखाया जा रहा है लोगों को वो भेजा भी है। और इसका आपको मिल भी जाएगा सबूत, मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे जाइए, आपको बहुत सारे लोगों का मिल जाएगा जो मेरे से बात कर रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं, या मैं सहायता कर रहा हूं उनकी। मैं इसका बखान नहीं करना चाहता। एक तो विषय ये आ गया। दूसरी चीज ये बहुत स्पष्ट रूप से आपको बोल दूं कि आप बोलते हैं इसका फायदा क्या? साहब कुछ नहीं से कुछ तो हो रहा है। मैं आज आपके सामने इतनी सी बात ये रखना चाहता हूं कि हॉस्पिटल के रूम्स हो या कुछ भी हो, ये सरकार आतुर है, तत्पर है चीजों को, व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, काम करने के लिए। और मुख्यमंत्री जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों के अंदर जा रहे हैं, अपने आप उसकी देखरेख भी कर रहे हैं, विभिन्न मंत्रियों को भी लगाया, मेरे को ये लगता है कि हम इस कर्व को, जो ये कोरोना का बढ़ता कर्व है, इसको मेरे को ये लगता है कि और 8-7 दिन के अंदर इस पे कुछ ना कुछ ब्रेक आएगी, और अच्छी ब्रेक आएगी, उसका कर्व को अपवर्ड स्विंग से हम रोक पाएंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, जिस प्रकार से हम कालाबाजारियों को और ऐसे लोगों को जो जनता के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, आपको और भी चीजें दिखेंगी। जी चौधरी साहब, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, और जो सही है उसको स्वीकारने में कोई अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए व्यक्ति को। तो मैं अक्सर रमन जी को देखता हूं ट्विटर हैंडल पे, और बहुत एक्टिव हैं, और मुझे लगता है कि जितने यहाँ भाजपा के नेता हैं, सक्रिय हैं, सत्ता में भागीदार बने हुए लोग हैं, उनमें से एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि जनता से तारुफ कर रहे हैं। अगर जनता कुछ शिकायत भी इनसे करती है तो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको कोप अप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लगातार मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, और मैं ट्विटर हैंडल पर मैं इनको देख रहा हूँ। और कई लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड दिलवाना और उनको बताना, आश्वस्त करना, ये बात बिल्कुल सही है। मैं इस मुद्दे पर तो बिल्कुल खुलकर प्रशंसा करता हूं इनकी। लेकिन जहां तक व्यवस्था का सवाल है, जो रमन जी ने कही बात, देखिए पिछला 2020 का जो साल था जब कोरोना आया, तो उस वक्त तो इस बात से पूरा देश, पूरी दुनिया बिल्कुल इस बात से सहमत है और अचंभित थी, क्योंकि ये दुश्मन अनजाना था, अदृश्य दुश्मन था, पता नहीं था कुछ भी। लेकिन 1 साल तक जिस पर रिसर्च होता रहा, आपने उन चीजों को झेला, उनके रिपरकशंस आपने समझे, और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में किस तरीके से नेशनल लेवल से लेकर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कैसे मैनेज किया जा सकता है,
उसको लगातार संशोधित करते हुए और उसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया और उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से ये कह भी दिया था कि हम दुनिया में एक अकेले ऐसे देश हैं जिसने इसको कंट्रोल करके दिखाया, और बिल्कुल सही बात है, इस बात से मैं सहमत हूं। हाँ, जो सवाल रमन जी ने कहा कि जनता, जो हमारी जिम्मेदारी है, हम जन सामान्य लोग हैं, आपके दर्शकों की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं और रमन जी की बातों में सुर में सुर मिलाना चाहता हूं मजबूती के साथ, कि जनता ने गैर जिम्मेदाराना हरकत की। उनका व्यवहार, जो प्रोटोकॉल, जिस देश का प्रधानमंत्री लगातार सुबह शाम ये कहता रहा कि आप दवाई भी और कड़ाई भी 2 गज की दूरी, आप डिस्टेंस को मेंटेन करते रहें, मास्क पहनते रहें। मैं केवल गुरुग्राम की ही बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, या देश राजधानी दिल्ली की बात करूं मैं, तो मुझे लगता है बहुतायत में 99% लोग ऐसे थे जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे थे, और मैक्सिमम लोग ऐसे थे जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे थे। अल्टीमेटली केवल ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी जिम्मेदारी है, हम सब भी उस व्यवस्था में भागीदार बने, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन जहां तक बीपीएल की घोषणा, जी नहीं, देखिए, जहां तक सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उससे वो बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि आपने पिछला 1 वर्ष इसका पूरा अनुभव ले लिया था। अब आप ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हमें इसका पता नहीं था, या इसके निगेटिव आउटपुट क्या आने वाले हैं, क्या इसका रिपरकशन होगा, ये हमें पता नहीं है। ये इनफैक्ट क्या है कि पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट और जो ब्यूरोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें बहुत बड़ा गैप है। मुख्यमंत्री जी की सराहना जरूर की जानी चाहिए कि लगातार वो अब तक 17 जिलों का दौरा कर चुके हैं, और क्योंकि खुद भी वो संक्रमित हुए थे, और बावजूद इसके वो जोखिम उठा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं, उन अधिकारियों से मिल रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, धरातल पे तो कुछ नहीं दिख रहा। बैठकें चल रही हैं, और देखिए, जिन बैठकों में जो अधिकारी उनकी बैठकों में शामिल हुए, उनमें से भी कई अधिकारी अभी कोविड संक्रमित हो चुके हैं, आइसोलेटेड है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने फील्ड में जाना बंद नहीं किया। सवाल ये है कि आप इस ब्यूरोक्रेटिक सेटअप को काम करना के लिए कब मजबूर करेंगे? रमन जी, सवाल इस चीज का है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, आपने प्लानिंग की। अगर मुख्यमंत्री जी ने बीपीएल के लिए ये स्कीम लाई है, अच्छी बात है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा, मैंने थोड़ा अपर्याप्त बताया, लेकिन सवाल है कि जिनको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो इंस्ट्रूमेंट आपके हैं, जो आपके हाथ पैर हैं, उनको काम करने के लिए आप कब मजबूर करेंगे? क्यों गुरुग्राम में ये हालत रही? क्यों पिछले 1 सप्ताह में, 10 दिनों में क्यों इस तरह की बदतर स्थिति बनी? क्यों ऐसी स्थिति बनी? क्यों प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को खुद चलकर यहाँ आना पड़ा और इनको आकर के इनसे जवाब तलब करना पड़ा, जैसी उस दिन मीटिंग में उन्होंने इतने तल्ख लहजे में सारे अधिकारियों से जवाब किया। हालात ये थे उस मीटिंग में कि कई अधिकारी तो होमवर्क इतनी पुअर है कि वो डाटा लेकर नहीं आए थे। एक अधिकारी कुछ बता रहा है बेड अवेलेबिलिटी के बारे में, दूसरा अधिकारी कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहा है। मुख्यमंत्री जी वहां भड़क गए कि आप तो ये कहते हैं, ये तो ये बता रहे हैं, क्या सच्चाई है? आप कहानी बताते हैं, केवल पॉलिश करते हैं पॉलिटिकल लोगों के चेहरे पर, और पॉलिटिकल लोग ये सोचते हैं कि सही में काम सही काम हो रहा है। अल्टीमेटली छवि आपकी दाव पर लगती है, इसलिए सतर्क तो आपको होना पड़ेगा रमन जी। ये तो एक हम लोगों की ओर से ये नकारात्मक टिप्पणी नहीं है, चौधरी साहब और हकीकत है जो आपके सामने हम रखना चाहते हैं। चौधरी साहब, सवाल यह भी है कि जिस बीपीएल का जिक्र किया गया है, हरियाणा में 2015 में मैंने ही ये स्टोरी की थी, मुझे याद है कि केवल मैंने गुरुग्राम की उस वक्त स्टोरी की थी, जिसमें यहाँ लाखों ऐसे बीपीएल कार्ड मिले थे। लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से बीपीएल कार्ड बनाए हुए हैं, उन्होंने लिया है। तो वो भी एक जो कैटेगरी है कि कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, उन्होंने बीपीएल कार्ड बना रखे हैं। क्या ये जो पैसा है, वो जो सरकार ने जो घोषणा किया है, वो पैसा क्या फिर वही सक्षम लोगों के पास हो जाएगा? वही लोग क्या निकाल पाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अमूमन जिस तरह से होता है कि कोई भी सरकार जब घोषणा करती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और अधिकारी दोनों मिल बांट कर उस पैसे का जस-तस कर देते हैं। क्या इस केस में भी वैसा होना है? साथ ही यह भी सवाल है कि आज के दौर में जहां जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद पहले पैसा जमा कराया जाता है, उन प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी यह डर है कि आखिर वो पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। इस तरह के कई सवाल है जो आज सबके जहन में है। मैं चाहूंगा कि मलिक जी इसका जवाब जरूर दें।
देखिए, मैं इतना जरूर समझता हूँ, जो विषय आज आप उठा रहे हैं, चाहे वो बीपीएल का विषय है और उसके ऊपर भी कुछ जांच हुई थी आपकी जी रिपोर्ट के बाद, जी बिल्कुल। उसमें क्या निकला वो एक अलग विषय है उसमें और उसको एग्जैक्ट एक बार एग्जैक्ट मलिक साहब एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आया था और पूरे प्रदेश में करीब एग्जैक्ट संख्या याद नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बीपीएल कार्ड कैंसिल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी हालात वैसे ही हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सरकार ने जब भी इसके सामने कोई विषय आया, खासकर मुख्यमंत्री जी, वो उनका मानना यह है कि हरियाणा की 2.5 करोड़ से ऊपर की जनता उनका परिवार है, उनका व्यक्तिगत परिवार जो है वो वही है। अगर आप चाहे सामाजिक बोलें चाहे व्यक्तिगत बोलें, उनका एकमात्र परिवार वही है और वो उस परिवार के मुखिया होते हुए सबकी भलाई के लिए एक अनुशासन से काम करने की चेष्टा हमेशा रखते हैं, जिसके अनुरूप वो काम करते हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज जरूर बोलूंगा कि जिस प्रकार से चौधरी साहब ने उठाया, मैं ये समझना चाहता था और मैं बार बार मैंने विषय उठाया भी है कुछ अफसरों के लिए खासकर, कि वह जब एक तरफ दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग गया या दिल्ली के अंदर बोला हुआ, तो बॉर्डर सील क्यों नहीं होते? बॉर्डर सील होने के बाद उसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं होती? ये क्यों समझा जाए कि हम आसानी से गुरुग्राम में, रोहतक में, हिसार में, जो झज्जर में या बहादुरगढ़ में या हम सोनीपत में या हम फरीदाबाद में आराम से घुस सकते हैं, हरियाणा है कोई बात नहीं। ये जो लैक्सिटी है, इसने भी कहीं ना कहीं हमारे को आज इस परिस्थिति में लाके रखा है और उसके जिम्मेवारी जिस समय ये कर्व खत्म होता है, जिस समय ये होगा, मैं ये जरूर कहता हूं आपके माध्यम से कि इस विषय को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बाकायदा लिखित में भेज के ये बोलूंगा कि उस समय जिन्होंने ये लैक्सिटी बरती कि दिल्ली जब विस्फोट हो रहा था तो हरियाणा में लोगों को घुसने दिया, उन लोगों को जवाब तलब करा जाए कि उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसके कारण उन्होंने ये हरकत करी। दूसरी बड़ी चीज मैं याद बोलता हूं आपके माध्यम से कि मेरे पास एक चीज बहुत क्लियर है सुशील भाई जी कि गुरुग्राम मेरा और मैं गुरुग्राम का, मेरा ये हमेशा मूल मंत्र रहा है। मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं वो जरूर करूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन एक अकेला व्यक्ति किस हद तक जा सकता है वो उसकी भी मर्यादाएं हैं। बिल्कुल। और मैं इतना आपको जरूर बता सकता हूं कि चाहे वो दवाई का विषय हो, ना उस दवाई पे, ना ऑक्सीजन पे, ना ये जो एक जॉय राइड बन रखी है, इसकी कढ़ाई के लिए मैं बार बार बोलता रहा हूं और दोबारा बोलूंगा कि चाहे वो जिला प्रशासन का कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये चीज बहुत क्लियर करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जो यहाँ पे अगर घूम रहा है और उसके पास नहीं है, मूवमेंट पास नहीं है, तो फिर उसको न्याय के पास करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ पंकज जी भी हैं, इन्होंने, इनकी जो संस्था है, इन लोगों ने काफी लोगों की मदद की है, चाहे वह लबारी शवों को जलाने की बात हो या लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने की बात हो। पंकज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप जो गुरुग्राम के हालात देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस हालात के ऊपर? नमस्कार जी। मैं एक आम जनता की तरफ से सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूं मलिक जी से। हालांकि मलिक जी के हाथ में अभी फिलहाल कुछ नहीं है, मगर मलिक जी हमारी आवाज है सरकार तक पहुंचाने की। तो मैं मलिक जी से सिर्फ 2-4 प्रार्थना ही करूंगा, जो बस वो आवाज सरकार तक पहुंचा दे और जनता की भलाई के लिए काम करा दे। मैं उनसे निवेदन करूंगा बस, और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक बात आई है, कल ही एक ऑर्डर आया है, जनता को ना अस्पताल के इलाज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी ऑक्सीजन की इस वक्त ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अस्पताल में सरकारी अस्पताल तो ना के बराबर है। गुड़गांव में इतने साल हो गए, गुड़गांव को सरकारी अस्पताल आज तक नहीं मिला। गुड़गांव की जनसंख्या 40 से 50 लाख के लगभग है, और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से सरकारी सिस्टम कितना है गुड़गांव में, जबकि गुड़गांव में 10 अस्पताल होने चाहिए थे सरकारी अस्पताल, उसके हिसाब से यहाँ एक अस्पताल के लिए तरस रही है। पहली बात, सरकार ने मैं सरकार की सभी जो फैसले किए मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और सरकार ने बहुत जल्दी एक्शन लिया है।
और स्टेट के मुकाबले हरियाणा सरकार बहुत ज्यादा एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने जो जो सुझाव दिए थे सरकार को ट्विटर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, सरकार ने उन्हें बहुत जल्दी इंप्लीमेंट किया। मैं सरकार की तारीफ करता हूँ, मगर हर चीज में कुछ ना कुछ कमी रहती है। जनता हमेशा दिल मांगे मोर हमेशा रहता है उनके मन में कि उन्हें और चीजें चाहिए, और ज्यादा चाहिए सरकार से। और हम अपनी सरकार की तरफ नहीं देखेंगे तो हम किसकी तरफ देखेंगे? कोई और दूसरी सरकार को हटा के हमने इन सरकार को लेके आए तो हमसे इन्हीं से ही तो उम्मीद करेंगे। यही तो हमारे माई बाप है जो ही हमारी रक्षा करेंगे, यही तो हमारे रक्षक है। मानते हैं कि जनता ने बहुत जबरदस्त गलती करी है पिछले साल के अंदर, मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी, जमकर कोरोना नियमों के मतलब धज्जियां उड़ाई है उसकी, मगर अब वो परेशान हो चुकी है। आपने देखा होगा सुशील जी, एक दिन मैं आपके साथ गया था गुड़गांव का भ्रमण करने लॉकडाउन से पहले। आपने देखा होगा सड़कों पर लोग नजर नहीं आए थे जबकि लॉकडाउन नहीं था। लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाया हुआ था। हमने पूरा गुड़गांव घुमा होगा, 40-50 किलोमीटर का सफर तय किया होगा सिर्फ देखने के जायजा लेने के लिए। लोगों ने स्वयं लॉकडाउन लगाया है। अब उनको अपनी गलती महसूस हो गई है, मगर अब उनके साथ समस्या क्या आ रही है? सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है, सरकार ने हाथ खड़े कर दिए है। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर डाल दिया है कि भाई आप इलाज करो। प्राइवेट अस्पतालों को सिलेंडर मुहैया नहीं कराए। प्राइवेट अस्पताल वालों ने कितना परेशान हुए थे। पंकज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और मलिक साहब ने बात सुन लिया और निश्चित तौर पे अभी लिख भी रहे थे। मुझे लग रहा है कि आपकी बात जरूर सरकार तक पहुंचाएंगे। मलिक साहब, एक सवाल मेरा है मेरे जहन में। एक मिनट जाना जी, एक मिनट प्रार्थना कर लूं। मैं बात छोड़ देता हूँ, पुरानी बुराइयां करनी छोड़ देता हूँ, मैं प्रार्थना पे आ जाता हूँ जी। अभी कल ही सरकार ने गुड़गांव के अंदर सिर्फ 3 सेंटर बनाए हैं जिसमें ना 30-30 टोकन बांटे जाएंगे आम जनता को, जो लोग घरों में अपना इलाज करा रहे हैं। 3 काउंटर, ठीक है। मैं कनेक्ट करने वाला था उसी चीज को, अभी बीच में आप बोल पड़े थे। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को एक लिमिटेड सिलेंडर की कोटा देने की प्राइवेट अस्पताल वालों ने क्या किया कि भाई हम तुम्हारा मरीज तो भर्ती कर लेंगे मगर तुम अपना सिलेंडर अपना लेके आना। ऐसा ही हुआ गुड़गांव के अंदर। ठीक है, तो लोग भागने लगे सिलेंडर के लिए। सरकार ने उसकी व्यवस्था करी, 4 सेंटर बनाए मानेसर सेक्टर 14 में, जहां गैस अवेलेबल हो रही है। लोगों को बिल सुचारू रूप से मिलनी शुरू हो गई थी। मगर कल एक तुगलकी फरमान आया कि सिर्फ एक सेंटर पे 30 सिलेंडर मिलेंगे और 3 सेंटरों को मिला के सिर्फ 90 मिलेगी। क्या सिर्फ ये 90 लोगों को ही जीने का अधिकार है? बाकी 90 लोगों के अलावा जो घर में जो लोग पड़े हैं, क्या उनको इंजेक्शन लगा दी जाए जहर का, उनकी सांसें तोड़ दी जाए? आर्टिकल 21 के तहत हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, राइट टू लिव के हिसाब से। डीसी साहब को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और हरियाणा सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। सिर्फ 90 लोगों का ये कोटा बढ़ाए। मैं कैलकुलेशन वाला आदमी हूं तो इसलिए कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं। आप देख रहे होंगे रोज 3 से 4 हजार मरीज आ रहे हैं, जिसमें से सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ 1.71% डेथ रेशियो है। चलो 2% मान लेते हैं, उनको क्रिटिकल सिचुएशन में तो आएंगे। और हम मान लेते हैं कि 100 में से 2 की डेथ होती है तो 100 में से सिर्फ 5 लोग उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो 4000 के हिसाब से अगर 5% माने तो 200 लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जो एक दिन में बीमार होते हैं। और हर रोज यही आंकड़ा आ रहा है। और एक मरीज को ठीक होने में 10 दिन मान लेते हैं हम, तो ये कितने हो गए? 20,000 हो गए। 20,000 सिलेंडर चाहिए 10 दिन के हिसाब से, कैलकुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए एक मरीज को एक दिन में 90 सिलेंडर मिल रहे हैं। पंकज जी बिल्कुल। चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ सरकार ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कर दे आम जनता को। देखिए पंकज जी, एक चीज बता दूं, हमने 150-150 के करीब एमटी के करीब हमारा कोटा था, जो आज 260 के करीब पहुंच चुका हुआ है। और तीसरी रेल भी आ गई हुई है फरीदाबाद। अभी कोई दोपहर में आ गई थी 1 बजे करीब, जो उड़ीसा से आनी थी। एयरलिफ्ट भी कराए हैं, वो भी आ गए हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी आ रहे हैं और उसका वितरण भी हो रहा है। कहीं कहीं जहां प्लांट पीएम केयर में लगने हैं वो भी लगने शुरू हो चुके हैं, उन पे काम भी हो रहा है। दोनों जगह हिसार और पानीपत 500 बेड का हॉस्पिटल का काम भी बहुत वॉर स्केल पे चालू है। लेकिन हाँ, इतनी बात मैं जरूर आपकी मानूंगा, जो चीज आपने बहुत उचित करी और जो मेरे को भी एक लगती थी और मैंने भी वो पॉइंट लिखा हुआ था कि ये जो टोकन सिस्टम है, ये जो ऑक्सीजन का व्यक्तिगत ऑक्सीजन जो देनी है, जो इंडिविजुअल पेशेंट को देनी है,
उसका सिस्टम जो है ये उचित नहीं है। और उसके लिए मैं माननीय जिला उपायुक्त जी को भी और जो लोग इसको देख रहे हैं उनको आपके अभी इस शो के बाद अपने विचार लिख के साथ के साथ भेजूंगा और उसका स्क्रीनशॉट ट्विटर पे भी डालूंगा ताकि ये वेरीफाई हो जाए और उनको टैग करके डालूंगा। तो मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि निष्पक्षता से ये सरकार सिर्फ आपकी सेवा के लिए वचनबद्ध है, इसको अपनी सेवा करने का शौक नहीं है। हमारे को, मैंने खुद भी जब इंजेक्शन लगवाया, क्योंकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, 45 साल से ऊपर हूँ, मैंने जब लगवाया तो मैं सरकारी अस्पताल में जाके लगवाया, मैंने किसी प्राइवेट जगह नहीं लगाया। उसकी सिंपल सी वजह यह है क्योंकि अगर हम सरकारी अस्पताल और सरकारी फैसिलिटी को प्रमोट नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से ये गलत होगा ये कहना कि आप सरकार पे विश्वास करो। चौधरी साहब, फाइनल कमेंट आपको क्या कहेंगे? देखिए, रमन जी ने बड़ा ऐसा राग छेड़ दिया, मैं कहना नहीं चाहता था। उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीनेशन अपना करवाया, लेकिन कल पूरा दिन और आज भी वो फोटोग्राफ तैर रहे हैं कि इनकी ही पार्टी के 2-3 वरिष्ठ नेता और उनके घर में जाकर वैक्सीनेशन हो रहा है। तो ये भी इनकी पार्टी का ही की ओर से उदाहरण दिया गया है। दूसरी बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्थानीय विधायक आपके सिस्टम में रमन जी आपके सिस्टम में खामी की बात मैं ये कहता हूँ कि मैं पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा। वो कभी भी जनता को दुख देना पसंद नहीं करते। मेरा कहने का मतलब है कि आखिर आपके विधायक को जाकर गृह मंत्री के यहाँ और मुख्यमंत्री के यहाँ क्यों जाना पड़ा? क्यों नहीं यहाँ के ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने उनको वैल्यू दिया? उनकी बातों पर तवज्जो क्यों नहीं दी? क्यों उनको जेपी नड्डा जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना पड़ा कि गुरुग्राम की हालत बदतर है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिर ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। यही ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ठीक है, दिक्कत दे रहा है, मैं भी उसी के साथ काम कर रहा हूँ और मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ उसी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप के साथ। मैं उस पर बहुत ज्यादा सवाल या उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो चित्र की आपने बात करी, मेरे संज्ञान में ये चित्र नहीं है। अगर आपके पास ये चित्र हो तो जरूर मेरे को भी दर्शाइएगा। ऐसा कौन सा सिस्टम को तोड़ के बड़ा नेता इतना कौन बन गया हुआ है? चलिए, ये तो कम से कम हमारे को भी दर्शन हो। ट्विटर पे कल से परसों शाम से कल से ही तैर रहे फोटोग्राफ की भाई उनके घर जाकर मेरे पास नहीं है, मैं नहीं देख पाया हूँ सर, या तो मेरे को टैग कर दीजिए। बिल्कुल, और नेता हैं और बल्कि कई पदों पे बैठे हुए लोग हैं। चलिए, लेकिन मेरा ये कहना था कि भाई विधायक यहाँ लोग उनसे संपर्क करते हैं, आखिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात को तवज्जो क्यों नहीं देता? आज इतना समय लग गया, लास्टली हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एससीएस और आईएएस ऑफिसर बैठेंगे अलग से, जो पॉलिटिकल लोगों के साथ तारुफ में रहेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे, उनसे तारतम्य स्थापित करेंगे। आखिर जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो उनको इस तरीके से तवज्जो नहीं देना, ये इन चौधरी साहब पहले ही प्रवक्ता साहब ने, मलिक साहब ने ये बात कह दी है कि कहीं ना कहीं जरूर लापरवाही अधिकारियों की रही है और उनके खिलाफ उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि यह पूरा जैसे ही कंट्रोल कोरोना होगा उसके बाद निश्चित तौर से ये उनकी भी खोज खबर लेंगे और उनकी शिकायत ऊपर करेंगे। मैं आखिरी में एक सवाल मलिक साहब से जानना चाहता हूं। मलिक साहब, आपके फोन अधिकारी उठाते हैं या नहीं उठाते? देखिए, अगर फोन नहीं उठाते तो उनको संदेश लिख के, चाहे वो व्हाट्सएप है या एसएमएस है, उन पे भेज दिया जाता है और उस विषय में या तो काम हो जाता है या उनका जवाब आ जाता है कि किस विषय से ये काम नहीं करा पा रहे हैं। कि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आज बहुत सारे अधिकारी जो काम कर रहे हैं जी, और एक लाइन समय कम है आपके पास भी, एक लाइन ये जानना चाहता हूं, आप इस पूरी फेलियोरनेस का ठिकरा या फेलियोरनेस का जिम्मेदार क्या सरकार को मानेंगे या अधिकारी को? देखिए, मैं ये मानता हूं कि समय और परिस्थिति के साथ देखते हुए मैं इतनी सी बात बोल सकता हूं कि अगर सब कुछ संयम में होता तो ये इतनी जल्दी हम इसको पकड़
के काबू कर लेते। जो थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, और वो कहाँ कहाँ है उसको आकलन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इतना चीज एंड में जरूर बोलूंगा कि मेरा आपके माध्यम से और आपके दर्शकों को एक ही कहना है, एक तो साहब, जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर मत निकलो। बिल्कुल, ये समझ के चलो आपका घर आपका स्वर्ग है, उससे बाहर मत निकलो। बिल्कुल। दूसरी चीज, मास्क और सैनिटाइजेशन के बिना जिंदगी नहीं है। कोरोना के आने के बाद कहीं भी जाएं, मास्क के साथ जाएं, सैनिटाइजर हाथ में छोटा पैकेट लेकर जाएं। तीसरी सबसे बड़ी चीज, कोशिश ये करें कि जो प्रोटोकॉल दी हुई है, जो एक्सरसाइज गाइडलाइन है। रूटीन दी हुई है, उनको फॉलो करें। और हाँ, जितना कसूर हम किसी और का ठहरा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने भी कोई गलती करी होगी जिससे वो परिस्थिति वहां तक पहुंची। और लास्टली, सिर्फ एक किसी अधिकारी को, नेता को, किसी व्यक्ति को गाली देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस परिस्थिति में हम सब इकट्ठे हैं, कोई अलग नहीं है, कोई नेता, अधिकारी, कोई बिल्कुल, व्यक्ति बिल्कुल, भी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमारे समाज का ही हिस्सा है। तो ये हम सबका मिली भगत है और हमको सबको मिलकर ठीक करना है। बिल्कुल मलिक साहब, हम आपके बात से अग्री करते हैं। और बिल्कुल पंकज जी, समय हो गया है और मैं एक इतना ही कहूंगा कि छोटी सी प्रार्थना है जी, छोटी सी, मलिक जी एक छोटी सी प्रार्थना और है जी। जो घर में अपना इलाज करवा रहे हैं मरीज, उनके जो परिवार वाले हैं, कोई ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करने के लिए सड़क पे निकला, कोई दवाई का अरेंजमेंट करने के लिए सड़क पे निकला हुआ है, कुछ समाज सेवी लोग उनकी मदद कर रहे हैं जो एक कोरोना वॉलेंटियर की तरह काम कर रहे हैं समाज सेवियों को दिया हुआ है, और मरीजों के साथ। सबको पास दिया है समाज सेवियों को। हाँ, तो उन एक निवेदन है कि कृपया करके गृह मंत्रालय और पुलिस, गुड़गांव पुलिस कमिश्नर को बोल दिया जाए कि उनके साथ नरमी से पेश है, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है। अगर वो मास्क सैनिटाइजर और सारी कोरोना व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, अपनी सुरक्षा के साथ और दूसरों की सुरक्षा के, तो कृपया उनके साथ नरमी बरती जाए ताकि वो मरीजों की भी मदद करें और सरकार के साथ भी हाथ कंधे से कंधा मिला के सेवा कर सके। बिल्कुल। सरकार नरमी बरती हुई थी पंकज जी, जितनी नरमी बरती हुई थी उसका अंजाम जो है सबके सब भुगत रहे हैं हम लोग। निश्चित तौर पे अभी जरूरत है सख्ती की, और प्रवासी एक्सप्रेस की आप सबसे अपील करता है कि निश्चित तौर पे अभी जो समय चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं एहतियात बरतने की जरूरत है। और जो भयावह स्थिति है, इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू।